हेलो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो डिमांडेड लेक्चर है। नीरज ने इस लेक्चर की डिमांड की थी कि हमारे लिए डालो कि लिटरेचर के जो कॉरस्पॉन्डिंग डेट्स हैं और लिटरेचर के ऊपर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी एज है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उसके जो राइटर्स के ऊपर और उनके वर्क के ऊपर। और सभी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि मैं पीडीएफ डालूं, तो मैंने पीडीएफ डाल दिया है जितना मेरे पास अवेलेबल था। बाकी जो रह गया सिर्फ मेरे पास राइटिंग स्किल का इतना ही मटेरियल अवेलेबल था मेरे फ़ोन में, तो मैंने डाल दिया है। बाकी जो पीछे छूट गया है, जो रह गया है, वो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि मैंने अपना फ़ोन चेंज किया था तो फॉर्मेट कर दिया था फ़ोन को, तो उसके अंदर से जो जितना सारा डाटा था वो सब फॉर्मेट होने के साथ गायब हो गया था, क्योंकि तब किसी ने डिमांड नहीं की थी कि मैं पीडीएफ डाल दूँ। बट अब सब को जैसे पीडीएफ की ज़रूरत हुई तो महसूस हुई, तो मैंने डाल दिया जितना भी मेरे पास था। मैंने जो भी पीवाईक्यू थे वो भी डाल दिए। पहले मैंने जो क्लास सब्जेक्टिव पेपर के लिए क्लास ली हुई वो डाल दी है। उसके बाद जैसे रिपोर्ट डाली है तो रिपोर्ट के बारे में पहले उसका फॉर्मेट वगैरह सब डाल दिए हैं, और लास्ट में मैंने पीवाईक्यू डाल दिए हैं। तो इससे ज़्यादा पीडीएफ प्लीज़ आप ना बोलें कि मैं डाल दूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मैं डाल ही नहीं सकती कहीं से भी। तो और रही बात, अब की बार आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव होने वाला है। जब हम 9th-10th में या बीए तक हम पढ़ते थे तो हमारा पेपर सब्जेक्टिव ही आता था और हम सब्जेक्टिव ही लिखते थे। तब हमें कोई टेंशन नहीं होती थी कि हमें पेपर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन पहले सारा साल लिखते रहते थे। अपने जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसका रिटन वर्क हम साथ साथ करते रहते थे। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको जिस क्लास जो भी पीडीएफ मैं नहीं डाल पा रही हूँ, या मैं अब तो जो भी क्लास में डालूँगी नेक्स्ट आगे उनका पीडीएफ मैं साथ साथ डालती जाऊँगी। ठीक है, पर जो पीछे रह गया है उसकी डिमांड प्लीज़ आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं उसके साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं आपके लिए बस एक ही वीडियो डाल पाती हूँ सारा स्कूल से आने के बाद। अगर मैं पीडीएफ में उलझ गई तो फिर जैसे कल भी मैं क्लास नहीं ले पाई, मैं पीडीएफ बनाने लग रही थी आपका, और आज भी मैंने पीडीएफ बनाया, तो आज भी मैं छोटी सी क्लास डाल रही हूँ सिर्फ। वो भी जल्दी जल्दी आपको बताना है कि किस पीरियड में क्या आता है, ये कौन कौन से आपके पीरियड है, उनका टाइम पीरियड क्या है और किस एज के अंदर क्या उसकी करैक्टरिस्टिक है। शायद इनमें से आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन आए ना आए वो आपने ये डिमांडेड क्लास मेरे को बोला था तो मेरे को डालनी पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये, कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वगैरह इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आज भी मैंने सारा दिन जो वर्क किया है वो जो राइटिंग स्किल है उसका पीडीएफ बनाने में किया है, और जितना भी मेरे पास मटेरियल था सब डाल दिया है। और उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे जो अपना ग्रुप बना रखा उसके ऊपर डाल दिया है। आप देख सकते हैं चाहे तो, जिसको भी उसकी नीड थी। और साथ में आप बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू डालिए जो क्लास के हैं, तो जो क्लास वाले पीवाईक्यू है वो पहले मैंने जो सब्जेक्टिव क्लास है वो उसका पीडीएफ डाला है, और लास्ट में आके जो पीवाईक्यू मेरे पास थे सब डाल दिए मैंने। ठीक है, और इससे अलग मेरे पास कोई भी नहीं है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई भी, जैसे आज क्लास ले रही हूँ तो आज इसका साथ साथ मैं पीडीएफ डाल दूँगी कल तक या परसों तक जैसे भी होगा। पर जो पीछे चली क्लास चली गई प्लीज़ उनका पीडीएफ के लिए बार बार मत बोलिए क्योंकि मैं जो वीडियो आपके लिए बना रही हूँ उसमें टाइम लगेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं एक क्लास में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही डालूँ। अगर मैं लिटरेचर के 50 क्वेश्चन डालने लग जाती हूँ, कई भी एक दिन मैं क्लास ले पाती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं अपनी क्लास बनाती हूँ, सेकेंड डे फिर मैं क्लास को यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। तो फिर तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। 50 क्वेश्चन में तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। 50 क्वेश्चन करके 2 क्लास डालनी पड़ेंगी, यानी कि वो जो है सीरीज है जो 1-2 दिन के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वही 100 क्वेश्चन आपको फिर नेक्स्ट 4 यानी 4 या 5 दिन में मिलेंगे, तो उससे आपका ही नुकसान होगा। हाँ, आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि पहले आप आधी क्लास देख लें और आधी क्लास आप बाद में देख लें। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास के अंदर देखो, पहले तो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो एक्सन पीरियड हमारा जो आता है वो 450 से 1066 तक। इनकी डेट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा ही डाटा आप जो क्वेश्चन के अंदर डालते हैं तो उससे आपका जो क्वेश्चन है वो
अच्छा तैयार होता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 से 1500 तक था, और रेनेसां था 1500 से 1660। एलिजाबेथन एज था 1558 से 1603। जैकोबियन एज 1603 से 1625। कैरोलिन एज 1625 से 1649। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660, और रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700। और उसके बाद आती है आपकी 18th सेंचुरी। अगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड, और जॉर्जियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, 1945 प्रेजेंट। ठीक है, देखो ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जॉर्जियन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड एंड विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी से आगे वाला जो है ना, इसमें से आपका ज़्यादा पेपर आएगा, क्योंकि ये तो आपका दिया ही हुआ है। और साथ में यहाँ से अगर हम देखें रेनेसां से आएगा वैसे तो, क्योंकि रेनेसां से उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कंप्लीट पूछा हुआ है आपका, है ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस डाल दूँ, कि जो लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चन आए वो आप सारे सोल्व कर लें। ठीक है, अब ये है ओल्ड जो पीरियड है उसकी जो करेक्टरिस्टिक और लक्षण बताए हैं, यानी करेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स बताए हैं, वो देख लेते हैं एक बार हम। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी आज मेरे को, इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, छोटी वीडियो बनाना चाह रही हूँ आज आपके लिए। इस युग में मुख्य रूप से वीरता, धर्म, अच्छे बुरे के संघर्ष की कहानियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर वीरता, धर्म और अच्छे बुरे की कहानियाँ लिखी गई हैं ओल्ड पीरियड के अंदर। काव्य प्रमुख रूप था, और बीवल्फ इस युग का प्रमुख उदाहरण है। अब देखो, इस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए आप बीवल्फ की स्टोरी की कुछ लाइनें डाल सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा अगर ओल्ड पीरियड के बारे में कुछ भी पूछा गया है तो। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन राइटर एंड वर्क्स, लेखकों और उनके कार्यों पर प्रभाव। इसने वीरता की कथाओं को जन्म दिया और भविष्य के साहित्य के लिए आधारशिला रखी। ये शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं आपके, मतलब थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं क्या है। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 से 1066 से 1500 तक था। करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स इसके इस तरह से रहेंगे। प्रेम, शौर्य, ईसाई विषयों पर आधारित कहानियाँ इस युग में प्रमुख थी। जोफ्रे चौसर की द कैंटरबरी टेल प्रमुख कृति थी। अब इस क्वेश्चन को आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। जोफ्रे चौसर के बारे में आप कितना जानते हैं, उनके बारे में कुछ भी जो जानते हैं, उनकी कहानियों के बारे में सब कुछ आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो आप जो आपका ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसके अंदर आप चौसर के बारे में और एक दो राइटर के बारे में और थोड़ा सा एक दो लाइन याद कर लो, तो मिडिल पीरियड के बारे में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे। कैंटरबरी टेल के बारे में 5-6 लाइनें याद कर लेना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मे बी 200 वर्ड का आपसे लिखवाएंगे एक क्वेश्चन। लेखकों और उनके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। राइटर्स बिगेन टू फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोशल कमेंटेटरी। लेखकों ने मानव स्वभाव और समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, उसके बाद आता है रेनेसां। रेनेसां 1500 से 1660 तक था आपका। इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या रही, ये था पुनर्जागरण काल में मानवतावाद, व्यक्तिगत अक्षमता पर जोर दिया गया। शेक्सपियर, मार्लो, बेन जोन्स जैसे लेखक इस युग में प्रमुख थे। इम्पैक्ट और राइटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो, इसके अंदर आप शेक्सपियर के बारे में लाइन जोड़ के, ठीक है, शेक्सपियर के वर्क लिख सकते हो, उनके बारे में लाइन जोड़ के लिख सकते हो। बेन जोन्सन के बारे में लिख सकते हो। पुनर्जागरण काल कहाँ से शुरू हुआ, इटली से शुरू हुआ था, उसके बाद ये इंग्लैंड में गया था। इस तरह से मतलब इनका जो पुनर्जागरण काल में किसने इसको बताया, सब कुछ, मतलब शुरुआत किसने की, ये सारी चीज़ें डाल के आप क्वेश्चन को कितना भी बड़ा कर सकते हो। लेखकों ने मानवीय भावनाओं, राजनीति और जटिल चित्रों का विचित्रण किया। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आता है आपका 1660 टू 1700। तो इसके अंदर क्या हुआ, व्यंग्य, हास्य शैली पर जोर दिया गया। इस युग में थिएटर पुनः प्रारंभ हुए और जॉन ड्रैडन
और अफरा बहन प्रमुख लेखक बने। राइटर्स के लेखकों ने समाज और राजनीतिक ढांचे पर व्यंग्यात्मक लेखन किया। 18th सेंचुरी 1700 टू 1785 तक रही और इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो तर्कसंगता, व्यंग्य और उपन्यास का उदय हुआ। जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन ने उपन्यास को प्रचलित किया। उसके बाद है इस युग ने आधुनिक उपन्यास की नींव रखी, यानी कि इसके अंदर जो देखो, अब आप इसके अंदर ये पता है कि जो ये क्या नाम है, एक मिनट, 18th सेंचुरी के अंदर उपन्यास आ गए थे, यानी नोवेल आ गए थे। अब मैंने नोवेल का क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया है, ठीक है ना। तो नोवेल के क्वेश्चन दे दिया है, नोवेल लिखने वाले राइटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है नोवेल वाली वीडियो में। तो वहाँ से मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे है कि जो आपने वर्डिंग याद की है वो एक जगह पे आपको काम आएंगी, वो बहुत सारी जगह पे आपको काम आ जाएगी। वही लाइनें आप कहीं दूसरे क्वेश्चन में या कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ से 18th सेंचुरी के अंदर नोवेल वाला जो भी कंसेप्ट आपने याद किए हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, है ना। इस युग ने आधुनिक उपन्यास की नींव रखी और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। अब से जो क्वालिटी है, शायद आपको छोटे अक्षर थे वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे जो मैं अब तक वीडियो डाल रही थी। अब की आज वाली जो वीडियो आप देखेंगे तो यही क्वालिटी अब आपको मिलेगी हर वीडियो में। अब बताएंगे कि पहले वाला जो मैं डाल रही थी वो ज़्यादा बेटर था या आज जो मैंने वीडियो डाली है ये बेटर है आपके लिए। आई थिंक यही बेटर रहेगा क्योंकि इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा सारी चीज़ें। उसके बाद आता है आपका रोमांटिक पीरियड 1785 टू 1832। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो देख लेते हैं। भावनाओं, प्रकृति और व्यक्तित्व पर जोर दिया गया। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज जैसे कवि प्रमुख थे। अब देखो रोमांटिक एज के बारे में ना आप कितना भी ज़्यादा लिख सकते हो। रोमांटिक एज के अंदर क्या नाम है, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज के बारे में दो लाइनें याद कर लो, उनका एक एक वर्क याद कर लो। एक एक वर्क के बारे में क्या आप एक एक लाइन नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। और इसके बारे में, नेचर के बारे में 4-5 लाइनें लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ना व्यक्तित्व के बारे में, नेचर के बारे में और जो फीलिंग्स हैं उनके ऊपर जोर दिया गया था। इसके बारे में लिखना बहुत ही ईजी है। इसने लेखकों को व्यक्तिगत भावनाओं, प्रकृति की सुंदरता, अलौकिक विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद आता है विक्टोरियन पीरियड 1832 से 1901। इसकी जो विशेषताएं और जो लक्षण हैं वो क्या रहेंगे, इसके अंदर आपका आ जाएगा यथार्थवाद, समाज पर टिप्पणी इस युग की प्रमुख विशेषता थी। चार्ल्स डिकेंस और जॉर्ज एलियट इस युग के प्रमुख लेखक थे। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो भी पीडीएफ की बात आप कर रहे हो, अगर आप जल्दी एक कॉपी पेन लेके सारा उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से, तो इससे आपकी राइटिंग स्किल ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि आपका पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं आना, सब्जेक्टिव आना है, आपको लिखना पड़ेगा। और वो जो आप यहाँ पे मेहनत कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब पेपर चला गया। आपको 18 क्वेश्चन लिखने हैं, 18 सॉरी, चलो ये लगाओ कि प्रेसी राइटिंग में या आपके 3 क्या आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, वो छोड़ के भी तो आपको यूँ लगाओ कि 10-12 क्वेश्चन तो आपको लिखने ही लिखने हैं जिसकी आपको राइटिंग करनी है। फिर भी मैं मानती हूँ 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन और आप ये लगा लो कि आपको बस एक 2 लाइन लिखनी, यानी कि ग्रामर के आएंगे, ग्रामर के 10 नंबर के 2 क्वेश्चन और आएंगे, वो भी छोड़ दो। लेकिन फिर भी आपको 18 में से 15 क्वेश्चन करने हैं, तो 7-8 क्वेश्चन तो आपको फिर भी लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और वो होगी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से, जब आप पेन कॉपी उठाएंगे। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती कि आप लिखो, क्योंकि उसके अंदर तो आपको का टाइम बच जाता है कि सारा ही टाइम आपका सेव हो जाता। लिखने का टाइम आप पीडीएफ में से डायरेक्ट पढ़ लेते, पर वो ऐसा नहीं है। अब की बार आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, और लिखने से आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो उसका आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। और आपकी जो राइटिंग है वो स्पीड बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो अब जितना भी और जो क्वेश्चन है, जैसे जो अभी विक्टोरियन एज डाली है
और सॉरी विक्टोरियन एज के क्वेश्चन डाले हैं या फिर रोमांटिक एज के क्वेश्चन डाले हैं, इंडियन राइटर्स के ऊपर जो क्वेश्चन डाले हैं मैंने, वो सारे क्वेश्चन का तो मैं आपको PDF ईजिली दे सकती हूँ, क्योंकि वो तो अभी रिसेंट में वीडियो बनाई है मैंने। पर प्लीज़ वो जो राइटिंग स्किल की जो वीडियो वो पहले बना दी है उनका, और जो अभी भी बनाई थी तो उनकी कुछ बहुत सारे मैंने बता दिया कि फ़ोन फॉर्मेट होने की वजह से सारा जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है मेरे पास से, कहाँ से मैं आपको PDF दे सकती हूँ उसका। तो प्लीज़ उसकी डिमांड ना करें आप। जितना मैंने राइटिंग स्किल का मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने आज सारा दिन मेहनत करके डाल दिया है आपके लिए। लेखकों और उनके कार्यों पर प्रभाव। लेखकों ने निम्न वर्ग और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद है एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1914। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। विक्टोरियन युग से आधुनिकता की ओर बदलाव। H.G. वेल्स और जोसेफ कॉनराड इस युग के प्रमुख लेखक थे। लेखकों और उनके कार्यों पर प्रभाव। लेखकों ने सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी, मानवीय भावनाओं की गहराइयों को परखा। मॉडर्न पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर, विशेषताएं और लक्षण। आधुनिकता, विभाजन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद निराशा, जेम्स जॉयस, T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ ने नए साहित्यिक रूपों की खोज की। अब इम्पैक्ट क्या था राइटर पर? आधुनिक लेखकों ने पारंपरिक संरचनाओं से हटकर व्यक्ति की चेतना पर ध्यान केंद्रित किया। पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1945 से प्रेजेंट तक है, यानी कि अब तक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही इसकी? खेल, मेटाफिक्शन, बड़ी कहानियों पर सवाल उठाना, सलमान रुश्दी और डॉन डेलिलो जैसे प्रमुख लेखक प्रमुख हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स राइटर की बात करें तो है यहाँ पर है, लेखकों ने अस्पष्टता को अपनाया और निरपेक्ष सत्य को अस्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो ये सारे, अब मैंने देखो ये आप अगर डाल जो आज का मैंने, आप बोल रहे हैं कि राइटिंग स्किल के लिए कुछ क्वेश्चन, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है इससे बन सकते हैं। वो क्या क्या बन सकते हैं? ऊपर जो मैंने दिया वो शॉर्ट दिया है, आपको शॉर्ट में बताया कि क्या और किस एज के अंदर था। अब मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं, उन क्वेश्चन से आपको हर एज का जो कंप्लीट मिल जाएंगे आपको कि किस एज के अंदर क्या चीज़ थी, वो कंप्लीट ऐसे टाइप के रूप में मिल जाएगी। मैंने क्वेश्चन के रूप में ही डायरेक्ट डाल दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी। तो ये सारे, ये फर्स्ट, जैसे अब ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्ड English period and analyze how they influenced the works of writers like anonymous authors of epic poetry. Examine the themes of the Middle English period, focusing on Chaucer's The Canterbury Tales. How did the socio-political context of the time impact his writing? Analyze the characteristics of the Renaissance period and discuss how writers such as Shakespeare and Marlowe reflected the humanistic ideals of their time in their works. Evaluate the impact of the Restoration on literature. Discuss how the works of John Dryden and Ephra Behn exemplify the themes of satire and comedy of manners. What were the defining characteristics of the 18th century in English literature? Discuss the influence of writers like Jonathan Swift and Samuel Richardson on the development of the novel. ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है सही, ये 7 क्वेश्चन है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब इन 10 क्वेश्चन की जो हिंदी है वो भी डाल दी है। ठीक है, ये देखो, और साथ में ये आपको पहले जो क्वेश्चन है ना इनको पढ़ना है, उसके बाद राइटिंग करके देखनी है। ये हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से लिख के देखना है, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की जो आपको एक बार लिखना है कि आप कितना लिख पा रहे हैं। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन के अब आंसर दे रही हूँ, मैं नेक्स्ट इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ, वो सारे क्वेश्चन उसके बाद आपको सोल्व करने हैं खुद से। 10 के 10 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है राइटिंग स्किल की। हाँ, और आज मैं ऑब्जेक्टिव जो टाइप है कि क्वेश्चन है जो 100 मेरे को डालने थे वो भी मैं नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मैं PDF बनाने में बिजी थी आपका कल से और आज से। कल भी स्कूल था, तो कल उसके बाद आने के 5 बजे आने के बाद से रात को 12 बज गए थे, और फिर सुबह फिर से
आज मैंने अब तक यानी कि दोपहर तक जब आपका पीडीएफ डाला है उस तक मैंने पीडीएफ के ऊपर काम किया है, और इसी वजह से फिर मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक ही काम हो गया, तो मैं वीडियो बनाऊंगी या फिर मैं पीडीएफ बनाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं पूरा दिन अगर मेरे पास हो तो मैं वीडियो भी डाल दूँ, पीडीएफ भी बना दूँ। अब देखो ये जो ओल्ड पीरियड है, इसकी जो करेक्ट, ये देखो, ये मैंने इसके ऊपर ध्यान से देखना एक बार, थोड़ा धीरे से स्क्रॉल करती हूँ मैं। ये जो पहला क्वेश्चन था वो है इसमें, जो पुरानी अंग्रेजी युग है की विशेषता वीरता, युद्ध, अच्छे और बुरे के संघर्ष पर केंद्रित थी। इस समय की कविता जैसे विवल्फ अक्सर निष्ठा, साहस और रिश्तों के महत्व को मानती थी। भाषा मुख्य रूप से एंग्लो सेक्सन थी, जो अनुप्रास और लय में समर्थ थी। कई कार्यों की अनाम प्रकृति सामूहिक सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। इस युग ने महाकाव्य कथा कहने की नींव रखी थी। इसने भविष्य की पीढ़ियों के लेखकों को वीरता और नैतिकता के विषयों का अन्वेषण करने के लिए प्रभावित किया। मिडल इंग्लिश पीरियड, अब ये देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने डाल दी है। हाँ, इसका पीडीएफ मैं आपको कल या परसों दे दूँगी, आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो 2 की स्पीड करके जल्दी जल्दी सुन लिया करो। मध्य अंग्रेजी युग में शिष्ट प्रेम, शौर्य, सामाजिक टिप्पणी के विषयों का उदय हुआ है, जो मुख्य रूप से नॉर्मन आक्रमण से प्रभावित था। चौसर की द कैंटरबरी टेल्स इस युग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें विभिन्न पात्रों और उनकी कहानियों को दर्शाया गया है, जो उस समय के सामाजिक गतिशीलता को दर्शाते हैं। देखो पूरा आ गया ना, सारा ही आपको कैंटरबरी टेल के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिल जाएंगी इसमें। कैंटरबरी टेल के ऊपर मैंने भी वीडियो डाली हुई है आपकी, और डिटेल में वीडियो डाली हुई है। एक बार कैंटरबरी टेल्स वाली वीडियो देख लेना। तो कैंटरबरी टेल्स की वीडियो देखने से आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो आपका मिडिल पीरियड के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आप कैंटरबरी टेल का एग्जाम्पल डाल के क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वैसे ही सब पता है कैंटरबरी टेल के बारे में तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही लिख सकते हैं सारा। स्थानीय भाषा का उपयोग साहित्य को सामान्य जनता के लिए अधिक सुलभ बनाता है। इस युग ने व्यक्तिगत कथा कहने की दिशा में एक संक्रमण का संकेत दिया है, जिससे लेखकों को व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक आलोचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला है। ठीक है, क्योंकि देखो ओल्ड पीरियड के बारे में उनके बारे में उन्होंने डाला नहीं हुआ है कि भाई हम इनके बारे में क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनके बारे में ये तो सिर्फ वो पूछ सकते हैं कि उनके उस पीरियड की क्या, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं वो कि इस पीरियड के अंदर क्या था क्या नहीं था, कुछ भी क्वेश्चन मतलब आए तो। लेकिन रेनेसां में से आपका आएगा, क्योंकि रेनेसां में कौन आ जाते हैं, शेक्सपियर आ जाते हैं, और शेक्सपियर के बारे में तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद है पुनर्जागरण काल, एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म था जिसमें मानवतावाद, व्यक्तिवाद, प्राचीन विषयों का पुनरुत्थान प्रमुख था। शेक्सपियर और मार्लो जैसे लेखकों ने जटिल पात्रों, भावनाओं और सामाजिक मुद्दों की खोज के साथ इस युग को परिभाषित किया है। शेक्सपियर के नाटक उदाहरण के लिए मानव मन की गहराइयों में उतरते हैं। देखो मैंने कहा था इसके अंदर शेक्सपियर को लेके देखो, इसने सिर्फ इस युग के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है कि इसके अंदर क्या था, पुनर्जन्म था, सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। इसमें मानवतावाद, व्यक्तिवाद, प्राचीन विषयों का पुनरुत्थान प्रमुख था। यानी कि सब के बारे में जो मैंने ऊपर डाला हुआ है ना, एक एक दो लाइन डाली हुई है सभी के बारे में, वो एक एक लाइन याद करके यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में सब जो भी लिटरेचर का स्टूडेंट है शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ उसको वैसे ही पता होता है। ठीक है, और वैसे अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मैंने अकेला शेक्सपियर के ऊपर मतलब 50 लाइन कुछ एक ऐसे लिखा हुआ है ओनली शेक्सपियर के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप बोलेंगे तो मैं शेक्सपियर का जो वाली जो वीडियो है वो मैं उसको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप अगर बोलेंगे तो एक बार उसकी 4-5 लाइनें शेक्सपियर के बारे में याद ही होनी चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर के बारे में पिछले 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो शेक्सपियर के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप लिख सके कि भाई हाँ शेक्सपियर के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो ये सारी चीज़ें उसकी 7-8 लाइनें आपको याद हों, वही लाइनें आपको चेप दें वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए। ठीक है, शेक्सपियर और मार्लो जैसे लेखकों ने जटिल पात्रों, भावनाओं, सामाजिक मुद्दों की खोज के साथ इस युग को परिभाषित किया। शेक्सपियर के नाटक उदाहरण के लिए मानव मन की गहराइयों में उतरते हैं
और उस समय की सामाजिक संरचनाओं को दर्शाते हैं। इस युग ने रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दिया है। लेखकों को स्थापित मानदंडों को चुनौती देने और मानव अनुभव की गहराइयों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया। जो भी मैंने शेक्सपियर के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है कि वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो मैं आज प्ले लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद आता है रेस्टोरेशन पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पैक्ट। द रेस्टोरेशन इज नोन फॉर इट्स सैटिरिकल टोन। मैं हिंदी में जल्दी से पढ़ देती हूँ क्योंकि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। इसका पीडीएफ मेरे को डालना ही है। पुनर्स्थापन को इसके व्यंग्यात्मक स्वर, बुद्धिमत्ता और शिष्टाचार के हास्य के लिए जाना जाता है। थिएटरों का उद्घाटन नाटक और हास्य साहित्य के विकास का कारण बना। जॉन ड्राइडन ने और अफरा बहन जैसे लेखकों ने अपने कार्यों में लिंग, राजनीति और समाज के विषयों की खोज की। ड्राइडन के नाटक अक्सर राजनीतिक भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं, जबकि बहन की रचनाएं महिलाओं के दृष्टिकोण को दर्शाती। देखो 2 लाइनें तैयार हो जाएंगी आपकी कि जो ड्राइडन के नाटक है वो राजनीतिक के ऊपर है। ड्राइडन नाटक राजनीतिक भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं, ठीक है। और बहन की जो रचनाएं हैं, वो बहन की है रचनाएं जो महिलाओं के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। यानी कि अबाउट लेडीज़ कुछ भी लिख दो आप, सिंपल सी लाइन। आप ये लाइन मत लिखो, आप यहाँ से आइडिया लेके आप अपनी लाइन बना के लिख दो। इस युग ने समाज के अधिक आलोचनात्मक और मनोरंजक प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किया। 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या था? 18वीं सदी की, एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लो क्योंकि कई बच्चे ये से हैं कि पीडीएफ भी नहीं देखते हैं, तो वो यहाँ से इसको क्वेश्चन को देखेंगे। और एक देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मैंने जो अभी आपको इस लेक्चर में दिए हैं, इनके ये क्वेश्चन है। एक बार आप आधा घंटा राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन या तो यहाँ से या पीडीएफ से एक बार ज़रूर उतारेंगे, ठीक है। साथ साथ उतारते जाओ क्वेश्चन, इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको जो स्पेलिंग की एरर है वो आपकी दूर होगी और आपकी क्या नाम है इंग्लिश जो पढ़ने की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। इससे आपको खुद से बहुत फ़ायदा होने वाला है। 18वीं सदी की अंग्रेजी साहित्य की विशेषताएं तर्कसंगतता, व्यंग्य, उपन्यास का उदय है। जोनाथन स्विफ्ट और सैमुअल रिचर्डसन जैसे लेखकों ने उपन्यास को एक साहित्यिक रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्विफ्ट की गुलिवर ट्रैवल्स मानव स्वभाव और समाज की आलोचना करती है, जबकि रिचर्डसन की पामेला व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करती है। इस युग ने आधुनिक कथा तकनीकों की नींव रखी थी और व्यक्तिगत अनुभवों पर जोर दिया। रोमांटिक पीरियड के अंदर क्या है देखो, और फिर से मैंने इसको जल्दी स्क्रॉल कर दिया, एक बार फिर से देखेंगे धीरे धीरे क्योंकि आपको ये लिखना भी है। एक बार सभी लिखने की कोशिश करेंगे। आधा घंटा तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इससे एक तो आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ेगी और दूसरा आप वही चीज़ लिख रहे हैं जो आपको पेपर में लिखनी है, कोई और चीज़ नहीं लिख रहे हैं। इंग्लिश की जो क्वेश्चन है वही लिख रहे हैं। रोमांटिक युग ने भावना, प्रकृति, व्यक्ति के अनुभव पर जोर दिया। कवियों जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज ने प्रकृति की सुंदरता, कल्पना की शक्ति का जश्न मनाया। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स में आम आदमी के अनुभवों को दर्शाया गया है, जबकि कोलरिज की रचनाएं अक्सर अलौकिकता का अन्वेषण करती हैं। इस युग ने लेखकों को पारंपरिक रूपों से मुक्त होकर व्यक्तिगत और भावनात्मक विषयों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जो भविष्य की साहित्यिक आंदोलनों को प्रभावित करता है। विक्टोरियन पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट क्या थे विक्टोरियन पीरियड के? एक बार फिर से इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, आप देख लेना इसको। विक्टोरियन युग यथार्थवाद, सामाजिक आलोचना, नैतिक गंभीरता के लिए जाना जाता है। चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स एलियट जैसे लेखकों ने गरीबी, वर्ग भेद और महिलाओं के अधिकारों जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया है। डिकेंस के उपन्यास जैसे ओलिवर ट्विस्ट श्रमिक वर्ग के संघर्षों को उजागर करते हैं, जबकि एलियट की रचनाएं अक्सर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जटिलताओं में गहराई से उतरती हैं। इस युग ने लेखकों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे ऐसा साहित्य उभरा जो बदलाव लाने की कोशिश करता था। अब देखो इसके अंदर भी विक्टोरियन युग के अंदर जो महिला लेखिका थी, यानी कि जो लेडीज़ राइटर थी,
वो ज़्यादा आ गई थी, तो उनका इनके इसके अंदर आपको वर्णन जरूर करना है। चार्ल्स डिकेंस और जॉर्ज एलियट के बारे में 2-2 लाइनें आप लिखेंगे। कुछ लेडीज़ जो राइटर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। ओलिवर ट्विस्ट के बारे में लिखेंगे और बताएंगे कि श्रमिक वर्ग के संघर्षों को इसमें उजागर किया गया है। 2-3 लाइनें बस आपको याद करनी है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो जटिलताओं से की गहराई से उतरती, ये लिखने की जरूरत नहीं है इतना गहराई से उतरती ना डीप जाके, ठीक है। तो इसके अंदर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, मतलब जो सामाजिक मुद्दे हैं उनका वर्णन किया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप सिंपल। इस युग ने लेखकों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे ऐसा साहित्य उभरा जो बदलाव लाने की कोशिश करता था। उसके बाद एडवर्डियन पीरियड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट देख लेते हैं। एडवर्डियन पीरियड का देख लेते हैं क्या है। एडवर्डियन युग ने विक्टोरियन मूल्यों से एक आधुनिक दृष्टिकोण की ओर संक्रमण का संकेत दिया। H.G. वेल्स, जोसेफ कॉनरैड जैसे लेखकों ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और प्रौद्योगिक साम्राज्यवाद और मनोविज्ञान के विषयों की खोज की। वेल्स ने विज्ञान कथा कार्य जैसे द टाइम मशीन भविष्य के प्रति चिंताओं को दर्शाते हैं, जबकि कॉनरैड की हार्ट ऑफ डार्कनेस उपनिवेशवाद की आलोचना करती है और मानवता के भीतर की अंधकारता में उतरती है। इस युग ने आधुनिक साहित्य के लिए मंच तैयार किया जो व्यक्तिगत अनुभव पर जोर देता है और पारंपरिक रूपों से हटने का संकेत देता है। देखो जो क्या नाम है, एडवर्डियन युग, इसके अंदर जोसेफ कॉनरैड जैसे लेखकों का और H.G. वेल्स और क्या नाम है द टाइम मशीन, इन सभी हार्ट ऑफ डार्कनेस उपनिवेशवाद की आपको चर्चा करनी है। इसके अंदर एडवर्डियन युग में व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बताना है। पारंपरिक रूपों से जो परंपरागत जो मतलब रूप थे उनसे लिटरेचर दूर चला गया था। उसके बाद मॉडर्निस्ट पीरियड आता है आपका। मॉडर्निस्ट पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। आधुनिकतावादी युग पारंपरिकता से एक ब्रेक, रूपों के साथ प्रयोग, आंतरिक आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। जेम्स जॉयस, वर्जिनिया रूफ जैसे लेखकों ने जटिल पात्रों और खंडित वास्तविकताओं की खोज के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, देखो यहाँ से आप क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। वर्जिनिया वुल्फ और जो इस टाइम के जो राइटर थे मॉडर्न पीरियड के, उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया था। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस एक बार आप याद करेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के ऊपर 2-3 लाइनें आप याद करेंगे। 2-3 लाइनें याद करनी आपको ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड के अंदर वर्जिनिया वुल्फ के बारे में 2-3 लाइनें याद कर लो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के ऊपर 2-3 लाइनें याद कर लो, तो इससे आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे। यूलिसिस एक क्या थी, बहुत ही अच्छा वर्क है जेम्स जॉयस का। जेम्स जॉयस और यूलिसिस के बारे में 2-2 लाइनें याद कर लो। ये सारी आपको आपका क्वेश्चन आगे बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। और ये आप डालना, ये चीज़ जरूर डालना कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का टाइम था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों के अंदर निराशा का भाव आ गया था। लोगों के अंदर किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं रहा था। तो ये चीज़ें भी डाल सकते हो आप। ये टाइम जो मॉडर्न युग था, इसके बाद जो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की भावना बन गई थी, जो भी उनके विचार हो गए थे, उनको किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं रहा था, वही चीज़ उनके किसके अंदर आ गई, वही चीज़ उनके वर्क के अंदर आ गई। इसीलिए जो राइटर थे उन्होंने जो ऐसे वर्क लिखे जिनके अंदर ये दिखाया गया था कि उनको किसी के ऊपर भी कोई बिलीव नहीं था, ठीक है। जिससे लेखकों ने स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाए और नए साहित्यिक रूपों की खोज की, यानी कि परंपरा से दूर चला गया इस टाइम पे लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात कर लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड अब तक है जो चल रहा है, ये इसकी जो करैक्टरिस्टिक है उनके बारे में एक बार देखेंगे हम। पोस्ट मॉडर्न युग 1945 से वर्तमान कथाओं पर सवाल उठाने, खेल, पूर्णता और शैलियों के मिश्रण की विशेषता है। सलमान रुश्दी, डॉन डेलिलो जैसे लेखकों ने अक्सर कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को धुंधला किया है। मेटाफिक्शन और अंतर्विषयता का उपयोग करते हुए रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन ऐतिहासिक कथाओं को जादुई यथार्थता के माध्यम से संबोधित करती हैं, जबकि डेलिलो की वाइट नॉइज उपभोक्ता संस्कृति और मीडिया की अधिभूतता की आलोचना करती है। यह युग एक खंडित समाज को दर्शाता है और पारंपरिक साहित्य मानकों को चुनौती देता है, जो विविध और नवोन्मेषी कथा कहने की ओर ले जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मिडनाइट चिल्ड्रन
मिडनाइट के बारे में और सलमान रुश्दी के बारे में लिखना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सलमान रुश्दी को सेटिंग वर्सेज के लिए मतलब इंडिया से या बाहर निकाल दिया गया था। ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें आप याद कर लो। वैसे भी रुश्दी का को याद करने के लिए आपके को डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपको उसके बारे में मॉडर्न पीरियड में डाल सकते हो, और सॉरी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में डाल सकते हो। और अगर पोस्ट क्या नाम है कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में आए तब भी आप सलमान रुश्दी के बारे में डाल सकते हो। और इंडियन लिटरेचर के बारे में पूछे तब भी आप सलमान रुश्दी के बारे में डाल सकते हो। तो ऐसे राइटर को याद करो, उनके बारे में 3-3 4-4 लाइनें की कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको आप उसके अंदर डाल सको। पोस्ट कॉलोनियल का के बारे में कोई क्वेश्चन आए तब भी आप सलमान रुश्दी के बारे में डाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये थे आपके जो भी सारी एज थी उनके बारे में जितने भी सारे क्वेश्चन थे ये मैंने सारे आपको बता दिए। ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं उन सब के क्वेश्चन के आंसर इन्हीं जो मैंने 10 पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आपका जो ये बताया है इनमें से सब में से आपको पढ़ना है। पहले एक बार सारा पढ़ लेना आप, और ऊपर वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आप यहाँ से पढ़ के वहाँ पे आप देने की कोशिश करना। तो ये आपका जो होमवर्क भी रहेगा। और इस लेक्चर के अंदर मैंने जितने भी सारी करैक्टरिस्टिक्स थी आपको बता दी हैं, और ये भी बता दिया कि कैसे आप सारा लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताना कि आज वाला जो वीडियो की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी रही होगी पहले से। अब मैं ऐसे ही वीडियो डालूँगी ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सब कुछ, और इसका PDF भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। ठीक है, और हाँ, किसी बच्चे को और किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो जो रह गई हो राइटिंग स्किल पे, आई थिंक मैंने सब पे डाल दिया है। डिबेट पे डाल दिया है, स्पीच राइटिंग भी डाल दी, स्पीच राइटिंग मैंने डाल दी है। तो एक बार आप मेरे को बता देंगे कि कोई टॉपिक रहे तो छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी, अभी अपने पास टाइम है। ठीक है, और ग्रामर का जो लेक्चर है ये चीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना कि ग्रामर के ऊपर आपको मॉडल्स और प्रीपोजिशन के ऊपर कोई लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ मैं आपको PYQ जो अपनी लिटरेचर वाली PYQ की से चली हुई है वही मैं कंप्लीट करूं, या फिर मैं प्रीपोजिशन और मॉडल्स के जो कॉमन एरर रह गई हैं पहले मैं वो करवाऊँ आपको। तो ये चीज़ आप डाल दिया करो, इससे मेरे को हेल्प मिलेगी थोड़ा सा कि मेरे को क्या करना चाहिए, है ना। ये चीज़ बता दिया करो आप। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।